हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आने वाले सिलेक्शन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी लेवल के ऐसे प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके 40 क्वेश्चन समाहित हैं। आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा ना तो ईजी रहेगा ना तो हार्ड रहेगा। आप अपना लेवल चेक करके ज़रूर बताइएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से आपने कितना स्कोर किए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग जो होता है, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है, उसका प्रयोग शब्द के पहले होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है उपसर्ग, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के कहाँ लगता है, तो जो आगे लग जाए वो आपका क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। ठीक है, और जो पीछे लग जाए वो आपका क्या होता है, तो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? उपसर्ग की बात की जा रही है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो लॉक करेंगे हम कि शब्द के आदि में। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब यहाँ पर अंत से नहीं है, आदि का मतलब होता है पहले। ठीक है, जो आगे और पहले लग जाए वो आपका उपसर्ग होता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन कितने होते हैं और हिंदी में आपके लिंग कितने होते हैं। ठीक है, लिंग नहीं भाई, बा नहीं है, वाह है। ठीक है, हिंदी में वचन कितने होते हैं और लिंग कितने। जब वचन की बात की जाए तो वचन आपके 2 होते हैं, लिंग की बात की जाए तो लिंग आपकी कितने होते हैं? 2 होती है। वचन कौन कौन से 2 होते हैं? तो एक होता है एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और लिंग में आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो क्लियर, जब ये दोनों पूछा जाए हिंदी में वचन कितने होते हैं तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग पूछा जाए तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी मेल और फीमेल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या पूछा गया? वचन पूछा गया, तो हम लॉक करेंगे 2। प्रश्न नंबर 3 है कि जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है। कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान, अप्रधान का मतलब होता है कि कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी भी पद की बात ना की जाती है, वहाँ पर कौन सा समास होगा। तो देखिए, अगर आप तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है कि उसमें किसी की विशेषता की बात की जाती है, किसी में आपका पहला पद प्रधान होता है, किसी में पहला पद संख्यावाची होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो माइंड में तुरंत आता है आपके आंसर कि भाई ये तो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जो बहुव्रीहि समास होता है उसी में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। बहुव्रीहि समास। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर विकल्प है जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, कभी आपने सुना है कि घोड़ा दौड़ रही है? तो जो घोड़ा शब्द है ये आपका क्या है भाई? ये तो आपका मेल है ना, यानी कि ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। नदी बह रही है, ये क्या है? आपका फीमेल वॉइस निकाल रहा है। अगर मेल वॉइस निकालता है तो इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग है, और जब फीमेल वॉइस निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। और हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा है जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं हो रहा है। दही क्या है? दही आपने सुना है, दही जम गया। ठीक है, ये क्या है भाई? ये भी आपका मेल ही है। ठीक, यानी कि पुल्लिंग है। पानी बह रहा है, ये क्या है? आपका मेल है। पानी बह रहा है, कभी ये नहीं कहते कि पानी बह रही, नहीं नहीं। जब आप कभी भी मारिएगा दही जम गई ना, तब इसका मतलब वो गलत है, दही जम गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो बी विकल्प राइट हो जाएगा भाई, कि यही क्या है? यही आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, और आपको चाहिए का स्त्रीलिंग वाला ही तो चाहिए।
प्रश्न नंबर 5 है कि वह खेल कर सो गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? वह खेल कर सो गया, ठीक है, वह खेला और सो गया, ठीक। इसमें क्या कार्य हो रहा है भाई? इसमें तो दो दो कार्य हो रहा है ना। खेल कर सो गया, जिसमें एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाए, वहाँ पर कौन सी क्रिया आपकी होती है? तो हमने पहले भी बताया है कि पूर्वकालिक क्रिया। अगर आपने हमारी हिंदी की वीडियो देखी होंगी तो आप लोग जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी कि जब एक कार्य समाप्त होता है और जस्ट तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। कि इसका मतलब कि वह खेल कर सो गया, खेला और सो गया, ठीक। एक कार्य समाप्त हो रहा है कि खेलना, उसका दूसरा कि सो गया, ठीक। जब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि एक कार्य समाप्त हो और दूसरा जब शुरू हो जाए तो वहाँ आपका पूर्वकालिक क्रिया होती है। और प्रार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता अपना काम स्वयं ना करके जब दूसरों से करवाए, जहाँ पर वो आज्ञा दे कि बच्चा ये चीज़ कर लीजिए मेरा, ठीक है, जहाँ पर आप अपने पे ले लीजिए, जहाँ पर आप खुद ना करके दूसरों से करवाइए, वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 6 है भाई कि मृगनयनी में कौन सा समास होता है? मृगनयनी में कौन सा समास होता है? यहाँ पर देखिए मृगनयनी की बात की जा रही है। मृगनयनी, नयन कैसा भाई? मृग के समान, ठीक है। नयन कैसा है? तो मृग के समान। नयन की, उसकी आँख की विशेषता है कि उसकी आँखें किसके समान है? तो मृग के समान है। और जहाँ पे पर किसी की विशेषता बताई जाए वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो हमने कहा यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। समास कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समास कितने होते हैं हिंदी में। क्लियर? तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि नयन की, किसकी? नयन की विशेषता बताई जा रही है कि नयन किसके समान है? तो मृग के समान है। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 है मस्जिद और मंदिर। मस्जिद और मंदिर में कौन सी संज्ञा है? अच्छा आप बताइए, जहाँ आप रहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप, तो वहाँ पे मस्जिद कितनी है और मंदिर कितनी है? अगर आपको दे दिया जाए कि आप काउंट करके बताइए कि मंदिर कितनी है और मस्जिद कितनी है, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगर आप कहीं भी पर भी रहते हैं, वो चाहे आपका गांव हो या फिर शहर हो, तो आप जहाँ भी इर्द गिर्द अपने आसपास की जो भी मंदिर मस्जिद आप देखे होंगे आप बता सकते हैं। लेकिन क्या वो मंदिर और मस्जिद पूरे देश में, पूरे भारत देश में क्या एक ही है? आपने कहा नहीं, एक तो नहीं है। जब एक नहीं है, मंदिर का कितना नाम है भाई? बहुत सारे नाम है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी मंदिरें हैं, ठीक है, एक तो मंदिर नहीं है। तो इसलिए अगर मस्जिद और मंदिर की बात की जाए कि मस्जिद और मंदिर में कौन सी संज्ञा है, तो हमने लगा दिया जातिवाचक संज्ञा। क्यों? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने क्यों नहीं लगाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस मंदिर का नाम तो नहीं लिखा है, इस मस्जिद का नाम तो नहीं लिखा है, ऐसा तो नहीं बताया। अगर यहाँ पर आ जाता कि राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर में कौन सी संज्ञा है? तुरंत आपका हो जाता कौन सी संज्ञा बताइए? तो आपका हो जाता तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं, संज्ञा से प्रश्न आते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की बारी आ जाएगी कि क्या इसका नाम भी दिया गया है कि नहीं दिया गया। जैसे आप एक अध्यापक हो, अध्यापक आपकी कौन सी संज्ञा है भाई? तो अध्यापक में तो बहुत सारे अध्यापक हो जाते हैं, शिक्षक में बहुत सारे शिक्षक हो जाते हैं, आपका जातिवाचक में आ जाएगा कि दुनिया के जितने अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब किस में आ जाते हैं? आपकी जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उसी जगह अध्यापक का नाम दे दिया जाएगा कि रमेश अध्यापक या फिर रितेश अध्यापक, किसी भी अध्यापक का नाम दे दिया जाएगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा? तुरंत वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? समझ गए होंगे आप, ठीक। फिलहाल यहाँ पर मस्जिद और मंदिर में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? प्रश्न नंबर 8 है कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई भाई? तो 8 बताई है। कितनी बताई है? तो रसों की संख्या कितनी है? 8 बताई है। जब इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है तो हमारे 8 रस तो यहीं तक समाप्त हो जाते हैं, ठीक। ये जो 9वां रस है
ये कौन सा रस है भाई? नौवां रस है। ठीक है, ये जो नौवां रस है इसी को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, यानी कि शांत रस को इन्होंने नहीं दिया है। तो यही आंसर हो जाएगा कि शांत रस जो है हमारा नौवां रस है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताई है। हमेशा आप लोग याद रखिए और लिख लीजिए कहीं भी। प्रश्न नंबर 9 है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ये जो छंद रोला, दोहा, सोठा, ठीक है, या फिर कुंडलिया, ऐसा कौन सा छंद है जिसका पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी कि सा से अगर शुरू हुआ तो ये सा से ही खत्म होगा। ठीक है, अगर सा से शुरू हुआ तो सा से खत्म होगा। वो चाहे 100 लाइन की छंद हो गई, 50 लाइन की हो गई, 20 लाइन की होगी, लेकिन जहाँ से वो शुरू होता है वहीं से ख़त्म होता है। यह कौन सा छंद है? तो हमने कहा भाई ये तो हो जाएगा कुंडलिया। अब बताइए कुंडलिया किसके योग से बनता है? तो कुंडलिया आपकी दोहा प्लस रोला से बनता है। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो 24 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, कैसी लग रही भाई वीडियो? अगर अच्छी लग रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 10 है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ठीक, आपको यहाँ पर गौड़ आ जाए या फिर कुछ और शब्द आ जाए, आपको ये देखना है कि यहाँ पर कह के आ रहा है कि कौन सा पद प्रधान है, वही आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि उत्तर पद प्रधान है, यानी कि दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, हमें लगता है कि पहला और दूसरा आप लोग अच्छी तरह समझ पाते हैं। जब उत्तर पद, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। ठीक है, जब पहला और दूसरा पद पूछ लिया जाता है तो आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। और जब बताया जाता है कि पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर आप ये देखना कि इसमें प्रधान किसकी बात की जा रही। तो उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान हो। जब दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। और द्विगु समास में क्या होता है कि आपका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नहीं होता। और द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान का मतलब जैसे होता है रात दिन। ठीक है, तो रात क्या है भाई? जैसे रात है वैसे दिन है, और बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। रात का अपोजिट क्या होता है? दिन होता है। क्लियर? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो 11 बताई थी। भरत मुनि ने कितनी बताई? तो 8 बताई। सूरदास ने 11 बताई। और तुलसीदास ने कितनी बताई? तो 9 बताई। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका लॉक होगा ए विकल्प। प्रश्न नंबर 12 है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? किसी नाटक को हम देखते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है, किसी काव्य को पढ़ते हैं, और जो पढ़ने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है, उसी को क्या कहते हैं? तो साहित्य की मिठास कहते हैं, किसी रस का आनंद कहते हैं, किसी फल का स्वाद कहते हैं। तो भाई ये तो कट ही जाएगा। साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति। देखो, जब हम किसको पढ़ रहे हैं भाई? साहित्य। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य की बात की जा रही है कि साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसके साथ जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस बोलते हैं। तो साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति क्या होती है? रस होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 है कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है?
भाई ये तो एकदम सही है। बच्चों को पढ़ाने से क्या बढ़ता है? तो ज्ञान बढ़ता है। इसमें कौन सा कारक है भाई? तो बताइए, करण कारक हो जाएगा क्या? तो करण कारक हो जाएगा। ठीक। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग होते में है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई? स्पर्श व्यंजन, हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, यानी कि 25 है। कौन से वर्ग के स्पर्श व्यंजन होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है। तो इसलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब बता दीजिए इसमें कि स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो या, रा, लावा या फिर का, चा, टा, ता, पा। तो यही हम लॉक कर देंगे स्पर्श व्यंजन की, यही हमको दिख रहा है। अब बताइए शा, खा, शाह ये क्या है भाई? तो ये तो हमारे ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन है। छत्र, ज्ञा और स्त्रा क्या है? तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। यार अलावा आप सभी को पता है कि अंतःस्थ व्यंजन है। क्लियर? प्रश्न नंबर 15 है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो, हमें जो आता रहता है हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और हिंदी में सबसे एक छोटी चीज़ को बारीकी से आपको ध्यान देना है। मैं कहाँ है, पर कहाँ है, ठीक है, भी कहाँ है। तो इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ देखिए, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, गलती है भाई, बताना है आपको। तो संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी या फिर वचन संबंधी। तो हमारा समाज उन्नति के पथ, अगर यहाँ पर हमें लगता है पर होता तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यही क्या होता, सही होता कि हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक। तो पर किस में आता है? तो कारक में आता है ना। कारक में कौन सा? अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में आता है पर। तो इसका मतलब कि कारक संबंधी अशुद्धि है ना। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 16 है कि किस क्रमांक में प्रणार्थक क्रिया है? हमने बताया कि जब कर्ता अपना काम स्वयं ना करके जब दूसरों से करवाता है तो वहाँ पर आपका प्रणार्थक क्रिया हो जाती है। अब तुरंत बताइएगा इसमें कौन सा है? तो बहुत सारे लोगों ने इसको लॉक कर चुके होंगे। तो अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य कर रही है। ये भाई क्या है? ये तो सकर्मक है आपका। ये क्या है? अकर्मक है। उसने पढ़कर भोजन किए क्या है? आपका पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। रमेश सो गया क्या है? सॉरी भाई, अकर्मक है, तो अकर्मक क्रिया है। और सीता नृत्य कर रही है क्या है? सकर्मक क्रिया है। और अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यही आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। हमने पहले भी आपको बताया कि जब खुद ना करो दूसरे से करवाओ तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण बताएं। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। जब आपको समझ ना आए द्वंद्व तत्पुरुष कोई भी समास हो, कुछ भी अगर समझ ना हो तो आप उसको तोड़ लीजिए। जब उसको तोड़ोगे तो आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। शोकाकुल में शोक से व्याकुल, सर्वोत्तम सभी में उत्तम, वीर पुरुष। वीर पुरुष भाई बताइए, पुरुषों में जो वीर होता है वही क्या होता है? वीर पुरुष होता है। पुरुष की विशेषता है को वीर है, इसका मतलब कर्मधारय समास है। पाप पुण्य, यही आपका क्या है? यही आपका द्वंद्व समास है। लॉक करिए डी ऑप्शन, द्वंद्व समास, पाप और पुण्य, जिसमें और का लोप हो, योजक चिन्ह हो। ए हमें दिख गया, हम लगा दिए द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? आपका कौन सा भाई देश? भारत देश में किया जाता है। दूसरा आपका है मॉरिशन। मॉरिशन में जो है लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं लिखने और बोलने में। याद रखिएगा, कभी भी आप दक्षिण अमेरिका नहीं लगाइएगा, मॉरिशन लगाइएगा। प्रश्न नंबर 19 है कानन कठिन भयंकर भारी घोर दाम हिमवार ब्यारी में अलंकार है। हमने कहा वर्ण की या वृत्ति हो तब आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? तब आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार।
ठीक है। यहाँ पर का वर्ण की, भा वर्ण की और घा वर्ण की। यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? तो वर्ण की आवृत्ति हो रही। जब वर्ण की आवृत्ति होती है तब आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 20 एक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? निकाल लीजिए तुरंत। का, खा, गा, घा और गा। ठीक है। अब बताइए इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो हमने कहा ए है आपका दूसरा और ए है चौथा। ठीक है। ए क्या है? दूसरा है और ए क्या है? चौथा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है। बाकी दूसरा और चौथा क्या होता है? ये दूसरा है भाई खा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? ये दूसरा, रुको। पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। यानी कि ये क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका अल्प प्राण। ठीक है। ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण। लेकिन ये दूसरा और जो चौथा होता है, चौथा और जो दूसरा होता है, ये क्या होता है? ये आपका महाप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। ठीक है। चाहे चा का हो, चाहे ता का हो, चाहे टा का हो, चाहे पा का हो, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न नंबर 21 है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हम बोलते समय, लिखते समय तो करते हैं परंतु उनको स्वर में शामिल नहीं करते हैं? तो कौन सा है भाई? हमें लगता है ए है, ए है, ए है, लेकिन ये जो ए है भाई, डी ऑप्शन, इसका प्रयोग स्वर में नहीं किया जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 22 एक निम्न में कौन सा देशज शब्द है? देशज का मतलब जो इसी देश में जन्मा हो। सुंदर, अंगूठा, साइकिल। आपने सुंदर सुना होगा, अंगूठा सुना होगा, साइकिल सुना है, लेकिन क्या फटाफट सुना है? तो फटाफट आपने कहीं किताबों में लिखा देखा है फटाफट? बताइए। तो हमने कहा जो इसी देश में जन्मा हो। ठीक है। आप देशज शब्द में देखे होंगे लेकिन ऐसे ही आपको नहीं दिखेगा। फटाफट खा लो। जो आवाज़ हमें जैसे दिखाई देती है हम उसको वैसे मान लेते हैं। जो हमें इसी देश में जन्मा हो, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, अपने द्वारा बनाया गया हो, वही हो जाता है देशज शब्द। ठीक है। तो जो फटाफट है ना, ये आपका देशज शब्द है। लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, चरमर हो गया, खटपट हो गया, फटाफट हो गया, ये आपका देशज शब्द हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? या, रा। अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला और वाह। ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा नहीं है भाई? तो हा नहीं है। ठीक। सा, खा, शा, हा, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश क्या है भाई आपका? तद्भव है। तद्भव का मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो शीश का तत्सम रूप क्या होगा? यानी कि शीश का संस्कृत रूप क्या होगा? तो शीर्ष हो जाएगा। हाँ नहीं, सिरा नहीं मारिएगा। प्रश्न नंबर 25 है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमने कहा सम से तो बना है। ठीक है। सम से तो बना है भाई संस्कार। तो लॉक करिए सी ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 26 है कि 20 युग्म का अर्थ है। यानी कि इस 20 का क्या अर्थ होता है और इस 20 का क्या अर्थ होता है? तो भाई इस 20 का तो आप सभी को पता है कि इसमें क्या हो जाएगा। इस 20 का क्या मतलब होता है? क्रोध वाला आप काटिए, विश्वास वाला काटिए। अब आपको दो में देखना है, ए और सी विकल्प में। इसमें भी जहर है, इसमें भी जहर है। तो इस 20 का मतलब क्या होता है? जहर होता है। बताइए जहर होता है। जहर होता है। और इस 20 का मतलब क्या होता है? तो कमल की डंडी होता है। याद रखिएगा। आप जो
किसी को विष करते हो ना, तो कमल की डंडी का मतलब होता है विष, और इस विष का मतलब जहर होता है। प्रश्न नंबर 27 है, अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको हमें आपको एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा बताना चाहते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अगर, एक मिनट, अगर आ जाए आपका वाच्य कितना होता है, वाच्य आपके कितने होते हैं हिंदी में, तो हमने कहा 3 होते हैं। कौन कौन से? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, जैसे रमेश आ रहा है, रमेश जा रहा है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, जहाँ पर द्वारा दिख जाए आपको, समझ लीजिए वो आपका कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में जहाँ पर आपको नहीं दिख जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, जहाँ पर नहीं दिख जाए वहाँ पर तुरंत लगा दीजिए क्या, आप भाववाच्य लगा देंगे, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि हमेशा आपको द्वारा दिखेगा, मोहन के द्वारा ये काम किया गया, ठीक है, माली के द्वारा पौधों की सिंचाई की गई। तो जहाँ पर आपको द्वारा दिख जाए वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, जहाँ पर नहीं दिख जाए वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। और कृतवाच्य को आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, कि मोहन पानी पी रहा है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। क्लियर। प्रश्न नंबर 29 है, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई? विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे की शुरुआत कब से हुई? जब आप बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई, कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 10 जनवरी। जब बात आती है हिंदी दिवस की कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तब आपका हो जाएगा 14 सितंबर। क्लियर। जब विश्व हिंदी दिवस तब आपका 10 जनवरी, जब हिंदी दिवस भारतीय हिंदी दिवस तब आपका 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 30 है कि पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो पावक में सबसे पहले बताइए कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। हाँ, आपको दिखा 3 शब्द दिख जाए, 3 वर्ण दिख जाए आपको, तो कौन सी संधि लॉक करोगे आप लॉक करोगे अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि। और अयादी संधि की ट्रिक क्या है, जिसमें आपको अक दिख जाए, अन दिख जाए, वो आपकी अयादी संधि होती है। और इसमें 3 ही वर्ण दिखेंगे, 3 वर्ण दिखेंगे तो आपका हो जाएगा अयादी संधि। इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अक बराबर हो जाएगा पावक। प्रश्न नंबर 31 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए। 4 होते हैं, 5, 3, 2। 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सॉरी भाई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या लॉक करोगे? 3 लॉक करोगे कि स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। ये आता है आपकी संधि कि संधि कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर बात की जा रही है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तब आप लॉक क्या करेंगे? 5 लॉक करेंगे। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। क्लियर। प्रश्न नंबर 32 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जो भाषा होती है ना, किसी भाषा को लिखने, पढ़ने
करते समय हम जो सबसे पहले प्रयोग करते हैं वर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा की जब पूछी जाए सबसे छोटी इकाई तब आपका वर्ण हो जाता है, और जब पूछा जाए सबसे सार्थक इकाई, वर्णों की सबसे सार्थक इकाई, तब आपका शब्द हो जाता है। प्रश्न नंबर 33 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? स्वर किसे कहते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आपके होते हैं हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये तीनों की संख्या यहाँ पर है। हास्य स्वर में क्या होता है? कम से कम समय लगता है। ठीक, दीर्घ स्वर में क्या लगता है? हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जिसमें 2 मात्राओं की समय लगे, 2 मात्राओं की समय लगे। ठीक है, और प्लुत स्वर में क्या होता है? जिसमें 3 मात्राओं के समय लगे, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे। जैसे आप ओम लिखते हो ना, ओम, तो जिसमें आपको ये दिख जाए समझ लीजिए आपका प्लुत स्वर है। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा जाए? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वो आपका होता है हास्य स्वर। हास्य स्वर में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हास्य स्वर का उदाहरण होता है जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, जिसमें छोटा आ ई ऊ आ जाए ये आपके हास्य स्वर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा। ये आता है एग्जाम में कि छ किसके योग से बना, त्रा किसके योग से बना, ज्ञा किसके योग से बना और स्रा किसके योग से बना। तो यहाँ पर पूछा गया है छ किसके योग से बना, तो का प्लस सा के योग से बनता है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको ए वाला भी मिलेगा, लेकिन जिसमें नीचे हलंत लगा रहे वही आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए। लेकिन ये क्या है यहाँ भाई? ये तो स्वर नहीं है, ये तो आपका क्या है भाई? ये तो आपका व्यंजन है ना। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में कौन अयोग्य है? वह अयोग वाह है। हिंदी में अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन से? अंग और आहा, ये आपके क्या हैं? अयोग वाह है। और यहाँ पर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन अयोग वाह है, तब आपका क्या हो जाता है? एक इसके अंतर्गत आता है तो विसर्ग के अंतर्गत आता है। ये क्या है? आपके विसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 37 है एक वर्णमाला किसे कहते हैं? आप जो माला पहनते हो जो मोतियों से बना होता है, ठीक है, जो मोतियों से माला बना होता है, और कैसी मोती? जब आप मोतियों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाते हो तब आपका एक माला तैयार होता है। ठीक है, और एक ऐसा माला होता है तो ये आपका शारीरिक माला होता है जो आप पहनते हो। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है वर्णमाला की। जो माला मोतियों से बनती है उसको माला बोलते हैं, जो वर्णों से बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला बोलते हैं। कि वर्णों के व्यवस्थित समूह से जो बनता है उसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? मोतियों के सुव्यवस्थित समूह को माला कहते हैं और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 38 एक अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं जो आपके का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। जो आपके पंचम वर्ण होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के जो आपके पंचम अक्षर होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो क्या होते हैं भाई? यहाँ पर बताइए। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। तो हमने कहा वर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं वही आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हमेशा आप लोग याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाता है, वो आप का चाहे टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो या फिर यूपीपी हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो हिंदी में आपकी छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाता है जो आप लोग क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं कि हमें तो पता है। ठीक। प्रश्न नंबर 39 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या भाई कितनी होती है? तो 11 होती है ना।
स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। एक मिनट, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, जब स्वर की संख्या पूछा जाए तो 11, जब व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो 33, 33 तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो सी विकल्प को लॉक करिए 11। प्रश्न नंबर 40 है कि लेन देन में कौन सा समास है? आप बताइए, इसमें दोनों पद प्रधान है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसमें दोनों पद प्रधान है, ना तो पहला पद गौड़ है ना तो दूसरा पद प्रधान है। यहाँ पर आपके दोनों पद क्या हैं? दोनों पद प्रधान हैं। ठीक, और जहाँ पर आपको दोनों पद प्रधान दिख जाएं और योजक चिन्ह दिख जाए वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन आपके। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना स्कोर किया, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।